फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। और हम लोग का आज का टॉपिक है ट्रॉपिकल हॉट वेट फॉरेस्ट। यानी अगर मैं बात करूं कि ट्रॉपिकल हॉट वेट फॉरेस्ट की जब मैं बात करूंगा, यानी मैं पूरी बात करने वाला हूं DR कॉन्गो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करूंगा। यानी इस एक कंट्री के बारे में पढ़ेंगे कि वहां की कैसे क्या खासियत है, ठीक है ना। यानी टोटल के टोटल आज की क्लास पूरा डिपेंड होगा केस स्टडी ऑफ DR कॉन्गो यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। चलिए ठीक है, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कॉन्गो को। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा कि द ट्रॉपिकल जोन, अगर मैं बात करूं तो ट्रॉपिकल जोन इज द हॉटेस्ट। मेरे साथ साथ आप लोग लिखते चलिए और समझते चलिए, ठीक है ना। द ट्रॉपिकल जोन इज द हॉटेस्ट ऑफ ऑल रीजन्स। जितने भी रीजन्स हैं उन रीजन्स में अगर हमसे पूछा जाता है कि वो कौन सा रीजन है जो कि सबसे हॉट होता है, तो ट्रॉपिकल जोन। कौन सा जोन? ट्रॉपिकल जोन। कौन सा जोन? ट्रॉपिकल जोन होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, इसकी लोकेशन की, तो इट इज लोकेटेड एट 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब ध्यान से समझिए, आप ट्रॉपिकल जोन जानते हैं, टॉरिड जोन जानते हैं। अब देखिए समझिए, अगर मान लीजिए यह अर्थ है, क्या है? अर्थ है, तो सबसे जो बीच से जो लाइन जाती है वो तो हो जाती है इक्वेटर। यानी इक्वेटर जो होता है वह 0 डिग्री पे होता है। कितना डिग्री पे होता है? यानी 0 डिग्री पे। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ, एंड नीचे वाले को बोलते हैं साउथ। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस इक्वेटर से कितना डिग्री? तो 5 डिग्री। कितना डिग्री? 5 डिग्री जब हम नॉर्थ आते हैं और 5 डिग्री जब साउथ आते हैं, तो यहीं पे यह बसा हुआ है, ठीक है। ट्रॉपिकल जोन। समझ में आई बातें? अब चलिए ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ पे टेम्परेचर जब यहाँ पे क्या होगा, इस जोन में जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो यहाँ पे इवेपोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। जहां पे गर्मी ज्यादा होता है वहां पे इवेपोरेशन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इसके भी नोट करना, हाई टेम्परेचर क्या होता है? हाई टेम्परेचर। ट्रॉपिकल जोन में क्या होता है? हाई टेम्परेचर, देयर इज हाई evaporation, हाई evaporation। यानी कहने का मतलब है जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, जब हम लोग तापमान बढ़ेगा, तो evaporation क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। यानी जितना टेम्परेचर होगा उतना ही evaporation होता जाएगा। चलो आगे की पॉइंट की जब हम बात करते हैं, जब क्लाइमेट द क्लाइमेट इज वार्म एंड वेट। जब क्लाइमेट क्या हो जाएगा? गर्म एंड वेट हो जाएगा, नमी वाला हो जाएगा, तो वहां पे उस केस में फॉरेस्ट क्या करेंगे? ज्यादा ग्रो करेंगे, डेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डेंस हो जाएंगे। अब समझना, इस रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में, कौन से रीजन में? ट्रॉपिकल रीजन में कौन कौन से जंगल आते हैं? तो याद रखना, दिस रीजन includes Amazon। Amazon का नाम सुने हो? Amazon ऑफ साउथ अमेरिका। कहाँ है यार? साउथ अमेरिका का Amazon जंगल, और कॉन्गो बेसिन ऑफ अफ्रीका। और अफ्रीका का जंगल कौन है? कॉन्गो बेसिन। अफ्रीका क्या है? एक
बताओ कंटिनेंट है या नहीं? तो अफ्रीका कंटिनेंट में कौन आता है? कॉन्गो। पार्ट्स ऑफ, कितने कॉन्टिनेंट होते हैं? साउथ ईस्ट एशिया। अब ध्यान से समझो, इससे मैंने इस पॉइंट को मैंने यहां पे तुम्हारे सामने लिखा। अब दिस रीजन इंक्लूड्स अमेज़न ऑफ साउथ अमेरिका, यानी इस रीजन में साउथ अमेरिका का अमेज़न जंगल आता है, ठीक है, और कॉन्गो बेसिन आता है। तो कॉन्गो बेसिन जो है अफ्रीका में है। कहां पे? अफ्रीका। कहां पे? अफ्रीका, ठीक है ना। एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, और जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के जो भी रीजन है इसी में आते हैं। किस रीजन में? तो ट्रॉपिकल रीजन में। कौन से रीजन में? तुमसे अगर कोई पूछे कि ट्रॉपिकल रीजन जो है, ट्रॉपिकल जोन जो है, उसकी लोकेशन क्या है, तो इक्वेटर से 5 डिग्री साउथ और इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ, इसी बीच में कौन सा है? ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है ना। और हम ट्रॉपिकल जोन में ही बात करेंगे कॉन्गो बेसिन की, यानी DR डेमोक्रेटिक कॉन्गो की, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्गो के बारे में। किसके बारे में? कॉन्गो के बारे में। तो लिखना हेडिंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। नेक्स्ट हेडिंग होगा कॉपी में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, यानी हम इसमें इसका नहीं पढ़ेंगे, अमेज़न नहीं पढ़ेंगे, साउथ पार्ट ऑफ एशिया नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कॉन्गो बेसिन के बारे में, यानी कॉन्गो के बारे में, ठीक है ना। तो हेडिंग होना चाहिए DR कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। हो गया? इरेज करें। हमारे टॉपिक का नाम यह है, लेकिन सब टॉपिक का नाम क्या होगा? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। चलो अब ध्यान से समझना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में DRC, हम लोग इसको शॉर्ट नेम में क्या बोलते हैं? DRC, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सॉरी ऑफ द कॉन्गो, याद रखना। चलो, तो सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करेंगे। क्या चीज की बात करेंगे? लोकेशन। किसकी बात करेंगे? लोकेशन, यानी ये है कहां पे? DRC है कहां पे? तो लिखना DRC is situated in the heart of Africa, in the heart of Africa, in the heart of Africa, ठीक है, याद रहेगा। DRC is situated in the heart of Africa। चलो नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूंगा। DRC इज नॉन एज जैर, नॉन एज जैर। पहले इसे किस नाम से जानते थे? जैर के नाम से। किसके नाम से जानते थे? जैर के नाम से। क्लियर है? आप चलना ध्यान समझना। नेक्स्ट पॉइंट, DRC का कैपिटल क्या है? तो कैपिटल ऑफ DRC एक कंट्री है, ठीक है ना। कैपिटल ऑफ DRC इज किनशासा, ठीक है, किनशासा। और जो किनशासा है वो सेकेंड लार्जेस्ट क्या है? और याद रखना एक पॉइंट ऑन, DRC इज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, ठीक है। देखो ये तो बेसिक सा इंफॉर्मेशन हो गया DRC का, ठीक है, कि DRC क्या है।
तो DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ठीक है, इज द सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट में कौन आता है, तुम्हारा DRC कॉन्गो आता है, ठीक है ना। तो जब कॉन्गो आता है तो DRC इज नोन एज जैर, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, जैर। अगर तुमसे कोई पूछता है कि कैपिटल ऑफ DRC क्या है, तो DRC एक देश है, क्या है, एक देश है, तो DRC का कैपिटल होता है किनशासा, क्या होता है, किनशासा। DRC इज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, अफ्रीका जिस कॉन्टिनेंट में वह कंट्री है उस कॉन्टिनेंट का सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, उस कंटिनेंट का क्या है, वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, कौन, DRC, कौन है, DRC, क्लियर है। अब हम बात करेंगे लैंड्स एंड लोकेशंस के बारे में, तो इसे समझना और लिखते चलना। DRC lies on both side of the इक्वेटर। तो इक्वेटर कितना डिग्री पे है, 0 डिग्री, कितना डिग्री, तो इक्वेटर के बोथ साइड, यानी इक्वेटर के नीचे भी और इक्वेटर के ऊपर भी, यानी नॉर्थ पार्ट में भी और साउथ पार्ट में भी, यानी कहने का मतलब है 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, कौन है, ट्रॉपिकल जोन है, और इसी ट्रॉपिकल जोन में आता है DRC, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। चलो, तो यह दोनों तरफ लाइज करेगा, ठीक है ना। चलो, यहां पे रेनफॉरेस्ट क्या होगा, बताओ, जब इवापोरेशन ज्यादा होगा तब वर्षा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लिखना है यहां पे, DRC is covered by the world thickest and largest rainforest। अच्छा बताओ, तो यहाँ का जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, कैनोपी। अब यहाँ देखो, यहाँ समझना, ट्री ग्रो very tall and form a canopy यानी ट्री क्या करेगा, ग्रो करेगा बहुत ही लंबा, यानी लंबा जाएगा, तो जब लंबा जाएगा तो किसका फॉर्म करेगा, कैनोपी का, क्या करेगा, कैनोपी, किसका फॉर्म करेगा, कैनोपी, ठीक है ना, किसका फॉर्म होगा, कैनोपी का। तो याद रखना, तुमसे पूछा जा सकता है कि कैनोपी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो ट्रॉपिकल जोन में कहाँ, तो DRC, ठीक है। DRC के कैपिटल कहाँ है, किनशासा, कहाँ है, किनशासा, ठीक है ना। DRC जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, याद रहेगा, रहेगा ना। चलो, DRC किससे कवर होता है, थिकेस्ट एंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट से। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, उसे लिखना, DRC इज, नोट करके लिखना है इसको, DRC is also known as
हार्ट ऑफ डार्कनेस। डीआरसी को किस नाम से जानते हैं? हार्ट ऑफ डार्कनेस। किस नाम से? हार्ट ऑफ डार्कनेस किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? डीआरसी को। डीआरसी को क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ डार्कनेस। क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ डार्कनेस बोलते हैं डीआरसी को। तो याद रखना, हार्ट ऑफ डार्कनेस के नाम से जानते हैं डीआरसी को। ठीक है ना? समझ में आया बात? चलो अब हम बात करेंगे द कंट्री इज सराउंडेड बाय द 9 कंट्री। इसके चारों तरफ कितने कंट्री हैं? 9, यानी 9 को देश से घिरा हुआ है। चलो अब बात करते हैं वो कौन कौन से देश हैं। चलो अगला पॉइंट की बात करूंगा मैं। डीआरसी इज सराउंडेड बाय, डीआरसी इज सराउंडेड बाय 9 कंट्री। कितनी कंट्री? 9 कंट्रीज। वो कंट्रीज कौन कौन है? 1 बाय 1 करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना? तो पहला कौन है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। कौन है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है। दूसरा कंट्री वो कौन सा है? साउथ सूडान। ये किधर है दोनों? नॉर्थ में। किधर? नॉर्थ में। थर्ड नंबर की बात करते हैं उगांडा। कौन? उगांडा। ठीक है। 4 में बात करते हैं रवांडा। उगांडा, रवांडा। 5 में बात करते हैं बुरुंडी। और 6 में बात करते हैं तंजानिया। ये सभी कहां पे हैं बताओ? उगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया, ये कहां पे हैं बताओ? ईस्ट में। कहां पे हैं? ईस्ट में। ये ईस्ट में पढ़ते हैं, यानी डायरेक्शन जो होता है ना NEWS, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो नॉर्थ में कौन है? 2 कंट्री हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक या CFR एंड साउथ सूडान, उगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया। किधर है? ईस्ट में। आ जाओ 7 नंबर में बात करते हैं कौन सी कंट्री है? जाम्बिया। जाम्बिया 8 में कौन सा है? एंगोला। ये कहां पे पढ़ते हैं? वेस्ट में। कहां पे पढ़ते हैं? वेस्ट। और 9 नंबर की हम बात करते हैं तो है रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ये किधर है? साउथ। यानी इतने सारे से घिरा हुआ है, याद रखना। ठीक है? समझ में आया? इतने सारे कंट्री हैं। ठीक है ना? डीआरसी इज सराउंडेड बाई 9 कंट्रीज। 9 देशों से घिरा हुआ है डीआरसी। सोच लो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान कहां पे है? नॉर्थ में। उगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया कहां पे है? ईस्ट में। जाम्बिया, एंगोला कहां पे है? रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, साउथ। याद रहेगा? नोट करो।
एक होमवर्क देते हैं, हार्ट ऑफ डार्कनेस, याद रखना, हार्ट ऑफ डार्कनेस किसको बोला गया है? हाँ, किसको बोला गया है? डीआरसी को बोला गया ना। तो हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है एक नोवेल भी है, ठीक है ना, इंग्लिश नोवेल है। कौन सा नोवेल है? इंग्लिश नोवेल। इसको कौन लिखा है फाइंड आउट करके लेके आना है तुम लोगों को। इस इंग्लिश नोवेल को किसने लिखा है? हार्ट ऑफ द डार्कनेस, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो इसे तुम लोगों को बना के लाना है। तो लिख लो क्वेश्चन, विच राइटर राइट अ हार्ट ऑफ डार्कनेस नोवेल, ठीक है। चलो, 3/5 of the Congo basin lies in the DR Congo. It is low-lying area surrounded by mountains on 3 sides. यहाँ पे कितने साइड में माउंटेन है? 3 साइड्स में क्या है? माउंटेन। क्या पे है? 3 साइड क्या है? माउंटेन। अब ध्यान से समझना आगे की बात। The Rwenzori Range bordering Uganda and DR Congo is located in the northeast. The highest peak of these mountains at एमटी मार्ग हेरिटिया। चलो मैं इसको नोट करवा देता हूं, ठीक है। लिखना, रुवेंजोरी रेंज। कौन सा रेंज? रुवेंजेरी रेंज बॉर्डरिंग उगांडा एंड डीआर कॉन्गो। डीआर कॉन्गो, और कॉन्गो में कहां से? तो किनशासा। कहां से? किनशासा, ठीक है ना, यहां से। इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट। कहां पे लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, डीआरसी का हाईएस्ट पीक क्या है बताओ? तो हाईएस्ट पीक ऑफ these mountains is, क्या नाम है? एमटी मार्ग हेरिटा, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 5119 मीटर। याद रखना, डीआरसी में एक हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है एमटी मार्ग हेरिसा, जिसकी हाइट है 5119 मीटर, यानी 5119 मीटर। याद रखना। अच्छा, एक नोट लिखना, इस माउंटेन रेंज को हम लोग किस नाम से जानते हैं बताओ? एमटी मार्ग हेरिटा जो है माउंटेन, उसको किस नाम से जानते हैं? तो लिखना, एमटी मार्ग हेरिटा माउंटेन range are also known as empty Stanley, known as empty Stanley,
ठीक है, उसको किस नाम से जानते हैं? एमटी स्टैनली। ठीक है, चलो इससे नोट डाउन करो। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट। डीआरसी का क्लाइमेट क्या है? लोकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब डालोगे क्लाइमेट ऑफ डीआरसी, क्लाइमेट ऑफ डीआरसी। नेक्स्ट हेडिंग होगा क्लाइमेट ऑफ डीआरसी, हेडिंग होगा क्लाइमेट ऑफ डीआरसी। क्लाइमेट ऑफ डीआरसी क्या होता है? ए हेडिंग होगा। ठीक है, नोट डाउन हो गया है? लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। वहां की क्लाइमेट क्या है, उसके बाद फूड एंड क्रॉप्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे और मिनरल रिसोर्स पढ़ेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट्स के बारे में। कहाँ रख देंगे? क्लाइमेट का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है? तो क्लाइमेट का मीनिंग जलवायु होता है। अच्छा एक बताओ, वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? इधर आओ, बताओ इसे। वेदर में इधर आओ, यहाँ पे पास में आओ। हाँ, बोलो। सर क्लाइमेट लॉन्ग टाइम के लिए है, वेदर शॉर्ट। बिल्कुल सही। क्लाइमेट क्या होता है? लॉन्ग टाइम के लिए होता है। क्या होता है? लॉन्ग टाइम के लिए होता है। और वेदर क्या होता है? शॉर्ट टाइम के लिए होता है। क्या होता है? शॉर्ट टाइम के लिए होता है। क्लियर है? तो याद रखना, ठीक है। चलो, निकल गया था। हो गया। तो क्लाइमेट ऑफ डीआरसी यानी जो शॉर्ट पीरियड में जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर। मौसम की तरह तुम भी बदलता ना जाओगे, सुनो ना गाना, यानी बार बार बदलना, समझ लो ना, दैट इज कॉल्ड वेदर। और जो लॉन्ग टाइम पे बदलता है, एक लंबे समय पे चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं? जलवायु यानी क्लाइमेट। चलो, तो इसमें हम लोग बात करते हैं DRC has a hot and humid climate. DRC has hot. DRC has a hot and humid climate. DRC का क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड ह्यूमिड। कैसा क्लाइमेट है? हॉट एंड ह्यूमिड। बोलो कैसा है? हॉट एंड ह्यूमिड। चलो, और यह ऐसा सालों भर होता है, थ्रू आउट द ईयर। ठीक है ना, ये नहीं कि चेंज हो जाए, नहीं, सालों भर ऐसा ही रहता है। लिखोगे नेक्स्ट, द एवरेज एनुअल रेनफॉल, एवरेज एनुअल रेनफॉल is more than 2000 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं वार्षिक औसतन वार्षिक में बात करूं वर्षा की, तो कितना होता है? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है वर्षा। ठीक है ना, अगर औसतन बात किया जाए वार्षिक रेनफॉल की, तो कितना है? 200 सेंटीमीटर, मोर देन 200 सेंटीमीटर, यानी वहां पर रेनफॉल क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट लिखना एवरेज टेम्परेचर। वहां का टेम्परेचर कितना रहता है? एवरेज टेम्परेचर
टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 27 डिग्री सेल्सियस। कहाँ की? DRC की। कहाँ की? DRC की। ठीक है, अब चलो हम बात करेंगे वेजिटेशन यानी वनस्पति के बारे में। ठीक है ना, वेजिटेशन यानी DRC की वेजिटेशन क्या है उसके बारे में जानो। चलो, तो वेजिटेशंस अब देखो समझना, जब क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है तो वो किसके लिए होगा? जब हॉट एंड ह्यूमिड होगा तो प्लांट के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। प्लांट क्या करेगा? काफी ज्यादा ग्रोथ करेगा। क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। तो लिखना, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, hot and humid climate is excellent for the growth of the plants, for the growth of the plants। जाओ गेट खोल दो, जाओ जाओ, कोई एक जाओ। चाबी किसके पास है? जाओ। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है, क्या होगा? चलो यहां देखो, चलो अगला पॉइंट की बात करेंगे तो नोट में लिखना है इसको तुम लोग। DRC हैज डेंस फॉरेस्ट। DRC के पास कैसा फॉरेस्ट है? डेंस। कैसा फॉरेस्ट है? डेंस फॉरेस्ट। याद रहेगा, DRC हैज डेंस फॉरेस्ट यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो कैसा फॉरेस्ट है? डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है ना, बहुत ही घना। ठीक है, अब आ जाओगे बात, चलो अब DRC को फॉरेस्ट को क्या कहते हैं हम लोग? एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। लिखोगे DRC फॉरेस्ट आर DRC फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, याद रखना। अगर तुमसे पूछा जाए एवरग्रीन फॉरेस्ट किसको बोला जाता है तो DRC के फॉरेस्ट को बोलते हैं। DRC फॉरेस्ट को बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। समझ में आया बात? चलो अब ध्यान से सुना, दीज फॉरेस्ट प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर मेनी इंडस्ट्री। फॉरेस्ट मुझे क्या प्रोवाइड करते हैं? रॉ मटेरियल्स। क्या देते हैं? तो फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करते हैं? बताओ। फॉरेस्ट प्रोवाइड रॉ मटेरियल क्या करते हैं? रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्री। जितने भी सारे इंडस्ट्री हैं अगर उनको रॉ मटेरियल की सप्लाई बंद कर दिया जाए तो क्या इंडस्ट्री चलेगा? तो इंडस्ट्री चलाने के लिए, उद्योग चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चे माल चाहिए। ठीक है ना, यानी तो कहां से मिलेगा रॉ मटेरियल? फॉरेस्ट से। कहां से मिलेगा? फॉरेस्ट से। कहां से मिलेगा? फॉरेस्ट से। क्लियर है ना? चलो अब मैं बात करूंगा, अब इस फॉरेस्ट में किस टाइप के ज्यादातर प्लांट्स देखे जाते हैं उसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, चलो तो लिख लेना, इबोनी एक प्लांट है। इबोनी कॉमा महोगनी जानते हो?
महोगनी का प्लांट जानते हो? महोगनी, रोजवुड, रोजवुड, रेडवुड, रबर, टीक, कोकोनट, कोकोनट एंड ऑयल पाम्स। याद रखना, इतने सारे ट्री वहां पे, मतलब इस टाइप के ट्री वहां पे देखे जाते हैं। कहां? DRC कॉन्गो में, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन पार्ट्स ऑफ सर्दर्न कॉन्गो द वेजिटेशन इज डिफरेंट। अब इन नॉर्थ की मैं बात कर रहा था, किधर की बात कर रहा था? नॉर्थ ईस्ट की मैं बात कर रहा था। और लेकिन साउथ में जैसे जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? डिफरेंट। क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। द वेजिटेशन इज डिफरेंट हियर वी हैव ग्रासलैंड विथ शॉर्ट ट्री। और जब साउथ में जाते हैं तो वहां पे मुझे क्या मिलता है? ग्रासलैंड मिलता है। क्या मिलता है? ग्रासलैंड, घास का मैदान मिलता है। कैसा मिलता है? घास का मैदान मिलता है। और सच ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड सवानन्स। अब चलो मैं इसको लिखा देता हूं, इसे भी लिख लो। चलो, कौन आया? चलो इससे लिखना लिखो। जब हम पार्ट्स ऑफ साउथ कॉन्गो की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है? इन पार्ट्स ऑफ सदर्न कॉन्गो द वेजिटेशन इज, कोई दिक्कत नहीं है, वेजिटेशन इज डिफरेंट। वेजिटेशन इज डिफरेंट, ठीक है। तो वेजिटेशन डिफरेंट होता हमें क्या मिलेगा? बताओ? ग्रासलैंड मिलेगा। वी हैव ग्रासलैंड, ग्रासलैंड विथ शॉर्ट ट्री, यानी छोटे छोटे घास के मैदान मिलेंगे, ठीक है ना। पेड़ मिलेगा तो बड़ा नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा? छोटा मिलेगा। कैसा मिलेगा? छोटा मिलेगा। अब समझना ध्यान से, तो इस ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? तो सच ग्रासलैंड आर कॉल्ड सवानन्स। क्या बोलते हैं उसको? सवानन्स। क्या बोलते हैं? सवानन्स। याद रखना, सवानन्स कहां मिलता है? तो कॉन्गो के सदर्न पार्ट में। किधर? कॉन्गो के सदर्न पार्ट में, यानी साउथ वाले हिस्से में जब जाते हैं तब मिलता है, ठीक है ना, नॉर्थ वाले में नहीं मिलता है, ठीक है। हो गया? अब डालना फूड एंड क्रॉप्स ऑफ DRC, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का फूड क्या है, क्रॉप्स क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग होगा फूड एंड क्रॉप्स। फूड एंड क्रॉप्स ऑफ DRC, ठीक है ना। DRC का फूड एंड क्रॉप्स क्या है, ठीक है, उसे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। वहां पे मेन ऑक्यूपेशन क्या है, वहां का मेन फूड क्या है, भोजन क्या है, वहां पे कौन कौन से वो फसल उगाए जाते हैं, इन तमाम सवालों के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। और इस चैप्टर को डिटेल नोट्स के साथ पढ़ाया जा रहा है।
तो आप इसको देखो और अपने कॉपी में नोट डाउन करो और पढ़ाई बेहतर करो, ठीक है ना। चलो हम बात करते हैं फूड एंड क्रॉप्स की। तो सबसे पहले ऑक्यूपेशंस की बात करते हैं कि वहां की मेन ऑक्यूपेशंस क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल इज फार्मिंग। जब यहां की बात करते हैं तो मेन ऑक्यूपेशन मेन ऑक्यूपेशंस क्या है? द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज फार्मिंग। क्या है वो वहां का मेन ऑक्यूपेशन? फार्मिंग, यानी कृषि। क्या है? कृषि। कांगो का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? मुख्य कार्य क्या है? मुख्य पेशा क्या है वहां के लोगों का? क्या काम है? फार्मिंग, कृषि करना। क्या है? कृषि करना। सेकेंड पॉइंट विल बी नोटेड। अच्छा, वहां पे फार्मिंग कैसा होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कैसा होता है? पीपल प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों किया जाता है? कांगो में शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों किया जाता है? तो देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्या मतलब है कि हम यहाँ पे फसल उगाएं, मुझे उससे प्रोडक्ट मिला, फिर यहाँ पे अगले बार यहाँ पे खेती हम नहीं करेंगे, किसी और जगह करेंगे, ठीक ना। समझ रहे हो ना? उसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या बोलते हैं? यानी झूम खेती। क्या बोलते हैं उसको? झूम खेती। यानी जहां पे एक बार फसल लगा ली वहां पे दोबारा नहीं लगाएंगे, शिफ्टिंग यानी चेंज करके लगाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द सॉइल लॉसेस इट्स फर्टाइल इनटू 2 to 3 years। अगर हम देखो एक ही खेत पर, ध्यान समझना, अगर एक ही खेत पे हम फसल्स लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फसल्स लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फसल्स लगा रहे हैं। और तो अब बताओ, इस खेत की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 2-3 साल बाद क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस खेत की जब फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो हमारा उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। तो जब उत्पादन कम हो जाएगा तो फिर हमारे मेहनत करने से कोई फायदा होगा? नहीं होगा। तो अब हम इसको सही ना करके बल्कि इसको क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। अब खेती यहां ना करके बल्कि दूसरी जगह करेंगे। समझ में आ रही है बात मेरी? उसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब चलो ध्यान से समझना, द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर। अब देखो मेन क्रॉप्स क्या है? तो मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर मेज। कौन सा खेती होता है वहां पे? मक्के की खेती होती है। किसकी खेती? मक्के की खेती होती है। मेज का प्रोडक्शन होता है वहां पे ज्यादा, ठीक है ना। उसके बाद राइस होता है। जब रेनफॉल ज्यादा होगा तो चावल तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो राइस होगा। और उसके बाद याद रखना, राइस के साथ साथ ग्राउंडनट भी होता है। ग्राउंडनट जानते हो क्या होता है? मूंगफली। उसके साथ साथ शुगर कैन भी होता है। क्या होता है? शुगर कैन। उसके साथ साथ पाल्म भी होता है, कॉटन भी होता है, रबड़ भी होता है एंड वेजिटेबल्स। रबड़ एंड वेजिटेबल्स। अब याद रखना, ध्यान समझना, इन सभी में अगर मेन हम ज्यादातर इंपोर्टेंस दे तो किसको देंगे? मेज को देंगे। किसको देंगे? मेज को देंगे। हाँ, अक्ष कुमार स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तुम बताओगे मेज जो है वह डाइकोटिलेडन है कि मोनोकोटिलेडन है? क्या है? मोनोकॉट। मोनोकॉट क्यों है? वेरी गुड, सिट डाउन। मोनोकॉट इसलिए है क्योंकि उसमें कितने कोटिलेडन है? 1। अब चलो यहां ध्यान समझो। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि डीआरसी का मेन क्रॉप्स क्या है, तो मेज। क्या है? बाकी सब क्रॉप्स का नाम पूछा जाएगा तो बोल देना मेज है, राइस है, ग्राउंडनट है, शुगर कैन है, पाम है, कॉटन है, रबड़ है एंड वेजिटेबल्स है, ठीक है। अब चलो ध्यान से हम समझते हैं आगे की बात। वहां पे जो मेन फूड होता है ना, उसकी बात करते हैं।
ठीक है। तो वहां पे एक फूड है जिसका नाम है, लिखना नोट करके लिखना, कैसेव, ठीक ना, जिसको बोलते हैं टैपिको। क्या बोलते हैं? टैपी इज द स्टेपल फूड, कैसा फूड है? स्टेपल फूड। तो तुमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में सवाल कि डीआरसी का स्टेपल फूड किसे कहा जाता है? तो टैपिओको या कैसवा, ठीक ना, कैसवा उसको बोलते हैं, याद रखना। तो ये क्या करता है स्टेपल फूड? तो लिखना नोट नंबर सेकेंड, स्टेपल फूड, वो पैकेजिंग वाला समझते हो ना, जो बोरा वोरा में आता है। हाँ, तो स्टेपल फूड प्रोवाइड्स द पीपल विथ फ्लावर which is used to make bread, जिससे हम लोग क्या बनाते थे? ब्रेड यानी रोटी बनाया जाता था, ठीक है ना, जिसका यूज करके स्टेपल फूड का। क्लियर है? बातें समझ में आई? चलो, तो यहां पे ये कंप्लीट होता है। इसमें कुछ और पॉइंट बचा है, ठीक है ना। कैसवा इज यूज एज सेकेंडरी स्टेपल फूड इन सम पार्ट्स ऑफ द सदर्न इंडिया, हमारे भारत में दक्षिण हिस्सों में ये इसका यूज होता है स्टेपल फूड का, ठीक है। तो नोट डाल के लिख लेना, मैं इसको लिखवा ही देता हूं, समझ लो। चलो, नोट डालना और लिखना कैसवा इज यूज्ड एज सेकेंडरी स्टेपल फूड। डीआरसी में तो मेन है, डीआरसी में क्या है? मेन है, लेकिन हमारे भारत में जब बात करते हैं, इंडिया में बात करते हैं, तो क्या हो जाता है? सेकेंडरी हो जाता है। क्या हो जाता है? सेकेंडरी। और भारत के कौन से हिस्से में इसका यूज किया जाता है? तो दक्षिणी भारत। कौन सा भारत? दक्षिणी भारत। सेकेंडरी स्टेपल फूड इन some parts of India, some parts of इंडिया, ठीक है। इससे बात करते हैं। अब चलो, एक और है, सागो। जानते हो सागो, या उसको जिसको बोलते हैं साबूदाना, जानते हो ना, साबूदाना। तो सागो और साबूदाना इज यूज टू मेक अ मिल्क, इसका यूज करते हैं हम लोग बनाने के लिए। यूज टू मेक अ स्वीट मिल्क, यानी मीठा दूध बनाने में क्या जाता है? स्वीट मिल्क पुडिंग, ठीक ना। स्वीट मिल्क पुडिंग्स में इसका यूज किया जाता है। किसका? सागो और साबूदाना, सागो और साबूदाना का यूज किया जाता है। हो गया? Some people in the
country have now some people in the country have now started using modern farming techniques. अब देखो बहुत सारे देशों में नए नए तकनीक आ गए हैं, ठीक है ना, कृषि करने का. लंबरिंग इज अनदर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. अब दूसरा अगर तुमसे कोई पूछा जाए कि अनदर ऑक्यूपेशन ऑफ डीआरसी, क्या अनदर ऑक्यूपेशन ऑफ डीआरसी, तो तुम क्या बताओगे, बताओ. तो लिखना lumbering is another occupation of the people. यानी अगर मैं बात करूं डीआरसी का पीपल है उनका अदर क्या है, लंबरिंग. मेन ऑक्यूपेशन क्या है उनका, फार्मिंग, और दूसरा ऑक्यूपेशन क्या है, लंबरिंग. क्या है, लंबरिंग, ठीक है ना. चलो और यह जो है यहाँ के लोग एक्सपोर्ट काम करते हैं, मतलब लकड़ियों का एक्सपोर्ट करते हैं, हार्डवुड का क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं. और यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट होता है फूड एंड क्रॉप्स. ठीक है, क्या होता है, फूड एंड क्रॉप्स होता है कंप्लीट. ठीक है, अब देखो बच गया वाइल्ड लाइफ. क्या बच गया, वाइल्ड लाइफ, मिनरल एंड रिसोर्सेज, लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, वाटर रिसोर्सेज और इंपोर्टेंट सिटीज एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. तो हम लोग इस सभी क्लास को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, और आप इसको जाके घर पे पढ़ना और समझना. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में.